Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Study Conscious. Students, I hope you all are fine. So students, आज हम लोग जो है केमिस्ट्री क्लास 9 की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 जो है उसके बाकी जो क्वेश्चन रिमेनिंग थे उनको हम करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. सो स्टूडेंट्स, हमने इसके बाकी क्वेश्चंस तो कर लिए हैं. तो आज हम लोग जो है वो क्वेश्चन नंबर आई थिंक हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 पे थे. तो क्वेश्चन नंबर 9 से आगे हम ऑनवर्ड क्वेश्चंस जो हैं वो सोल्व आउट करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. हमारे पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9. डिस्क्राइब द प्रेजेंस ऑफ सब शेल्स इन अ शेल. आपने बताना है एक जो शेल है उसके अंदर कितने सब शेल्स पाए जाते हैं. जनरली आपको पता है कि K, L, M और N हमारे पास शेल्स होते हैं. इनके अंदर कितने सब शेल्स पाए जाते हैं उनके, तो वो हमने डिस्क्राइब करनी है. ठीक है. इसको हम डिटेल से डिस्क्राइब करते हैं. जो स्टूडेंट्स चैनल पे नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि जो भी मैं नई वीडियो बनाऊं तो आप तक सबसे पहले पहुंच सके. ईच शेल इज़ डिवाइडेड इनटू सब शेल्स. ये बात आपको पता है कि एक सिंगल शेल जो होता है वो मज़ीद सब शेल्स में जाके डिवाइड होता है. द नंबर ऑफ सब शेल्स इन अ शेल इज़ इक्वल टू द एन वैल्यू. यानी कि जो भी नंबर होता है शेल का किसी भी सब शेल के अंदर उसको हम एन वैल्यू से ही डिनोट करते हैं. ठीक है. एन वैल्यू से ही पहचाना जाता है क्योंकि वो होते ही एन वैल्यू के इक्वल है. हर सब शेल जो होता है वो डिज़ाइन किया गया होता है किस बेस पे, किस सब शेल्स पे, एस पी डी एंड एफ. इसको मैंने यहाँ पे एक छोटा सा चार्ट बनाया. इस चार्ट से डिटेल से देख लेते हैं कि हमारे पास एन वैल्यू और शेल और सब शेल क्या होते हैं. ठीक है. शेल तो आपको पता है K, L, M एंड N. अगर एन वैल्यू 1 होगी तो के शेल में कितने सब शेल होंगे? एस एक ही होगा. क्यों एक होगा? क्योंकि 1 ही है उसकी एन वैल्यू. एल शेल है तो उसकी वैल्यू 2 है. ठीक है. एन वैल्यू 2 है तो उसके अंदर 2 ही सब शेल पाए जाएंगे. इसी तरह एम जो है शेल, इसकी एन वैल्यू 3 है तो इसके सब शेल भी 3 पाए जाएंगे, एस पी एंड डी. इसी तरह से एन जो शेल है इसके एन वैल्यू 4 होती है इसलिए इसके सब शेल जो हैं वो भी 4 पाए जाएंगे, एस पी डी एंड एफ. सिंपल यही इसका आंसर था. लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 10. स्टेट द इम्पोर्टेंस एंड यूजेस ऑफ आइसोटोप्स इन वेरियस फील्ड्स ऑफ लाइफ. तो जैसे कि आपको पता है आइसोटोप्स जो होते हैं एटम्स होते हैं एलिमेंट के. ठीक है. तो इसके बारे में आपने पढ़ा ही होगा. तो आज हम देखेंगे यहाँ पे इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि यूजेस ऑफ आइसोटोप्स बताने हैं और साथ ही हमने इसकी अहमियत बतानी है, इसकी इंपॉर्टेंस बतानी है. यहाँ पे मैंने इसका आंसर लिखा है. इंपॉर्टेंस ऑफ आइसोटोप्स इन वेरियस फील्ड्स ऑफ लाइफ. आइसोटोप्स हैव यूनिक प्रॉपर्टीज़. आइसोटोप्स की कुछ अलग ही खसूसियात होती हैं. एंड दीज प्रॉपर्टीज़ मेक देम यूज़फुल इन डायग्नोस्टिक एंड ट्रीटमेंट एप्लीकेशंस. और यही जो होती हैं उसकी प्रॉपर्टीज़ ये उसको यूनिक बनाती हैं. किसकी बिना पर? क्योंकि इसको आइसोटोप्स को हम लोग बहुत सारी बीमारियों को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं और बहुत सारी बीमारियों को डायग्नोज करने के लिए, यानी कि उनको पहचानने के लिए कि कौन सी बीमारी हुई है. दे आर इम्पॉर्टेंट इन न्यूक्लियर मेडिसन. अगर न्यूक्लियर मेडिसन बनानी है तो उसमें भी इस्तेमाल होती हैं. ठीक है. ऑयल में इस्तेमाल होती है और गैस एक्सप्लोरेशन, यानी कि कहीं पे हमें तलाश करना है, यहाँ पे ऑयल है, ठीक है, जगह पे तेल है या फिर गैस है, तो वहाँ पे आइसोटोप्स को यूज़ किया जाता है वहाँ पे इनकी एक्सप्लोरेशन करने के लिए, यानी कि इनको जानने के लिए कि यहाँ पे हैं भी या नहीं. बेसिक रिसर्च भी होती है, यानी कि जो भी नई रिसर्च की जाती है जिस चीज़ के लिए, उसमें भी आइसोटोप्स जो होते हैं वो इसकी अहमियत होती है. अब हम लोग यूजेस देख लेते हैं आइसोटोप्स के. यूजेस ऑफ आइसोटोप्स में आइसोटोप्स के नाम होते हैं जैसे कि रेडियो एक्टिव आयोडीन. ठीक है. आयोडीन 123, कार्बन 14, रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स, यानी कि तमाम जो होते हैं ये आइसोटोप्स के नाम होते हैं. अब रेडियो एक्टिव आयोडीन 131 ये नाम है आइसोटोप का. ये किसके लिए यूज़ होती है? ये ट्रेस करने के लिए एक ट्रेसर होता है, एक रास्ता होता है इन डायग्नोजिंग थायराइड प्रॉब्लम. थायराइड प्रॉब्लम का मतलब होता है कि जो हमारी नेक होती है, हमारी गर्दन, उसके अंदर थायराइड ग्लैंड्स पाए जाते हैं. वहाँ पे जो भी मसाइल होते हैं हमारी नेक के अंदर, गर्दन के अंदर, तो वहाँ पे जो है उसकी कोई भी डिज़ीज़ है कि कहीं यहाँ पे कोई डिज़ीज़ तो नहीं है, तो उस डिज़ीज़ को पहचानने के लिए वहाँ पे जो है वो हम यूज़ करते हैं रेडियो एक्टिव आयोडीन 131. इसी तरह आयोडीन 123 जो है यूज़ किया जाता है ब्रेन के अंदर जो भी मसाइल हो उनको चेक आउट करने के लिए, ट्यूमर्स वगैरह या इस तरह से जो भी है. इसके अलावा कार्बन 14 जो होता है वो यूज़ किया जाता है
ट्रेस द पाथ ऑफ कार्बन इन फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस में इस्तेमाल होता है, ठीक है। और रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स जो होते हैं वो और किन किन चीज़ों में इस्तेमाल होते हैं, यूज टू स्टडी द मैकेनिज्म ऑफ केमिकल रिएक्शंस, के केमिकल रिएक्शंस किस तरह से होते हैं उनके बारे में डिटेल से स्टडी करने के लिए भी रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स जो होते हैं वो इस्तेमाल होते हैं। रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स आर यूज टू डेट रॉक्स, सॉइल एंड ममीज, यानी कि रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स जो होते हैं वो पत्थरों को और चट्टानों को और सॉइल को तोड़ने के लिए इस्तेमाल होते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 11 इज द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज 23 एंड इट्स मास नंबर इज 56। हमें जो है एटॉमिक नंबर बता दिया गया है, एक एलिमेंट का 23 है और उसका मास नंबर 56 है। हमें इसमें दो चीज़ें तलाश करनी है। पहली चीज़ क्या तलाश करनी है, हाउ मेनी प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स डज एन एटम ऑफ दिस एलिमेंट हैव। अब इस एलिमेंट के हमने इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स बताने हैं कि कितने हैं, ठीक है। उसके अलावा और दूसरी चीज़ हमने क्या फाइंड करनी है, नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स भी फाइंड करने हैं कि न्यूट्रॉन्स इस एटम में कितने होंगे। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि हमने जैसे कि ए पार्ट में फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो एटॉमिक नंबर जैसे कि इसका आपको पता चला यहाँ पे 23 है और मास नंबर जो है वो 56 है। अब नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स कैसे हम फाइंड आउट करेंगे, एक चीज़ तो आपने हमेशा याद रखनी है कि नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स जो होते हैं वो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल टू होते हैं और नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो एटॉमिक नंबर के इक्वल टू होता है। सो इस तरह ये एटम जो होगा वो अपने अंदर 23 प्रोटॉन्स और 23 इलेक्ट्रॉन्स रखेगा। तो मैं आपको इसका आंसर लिखवा देती हूँ। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने जो शुरू किया हुआ है नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स, ये हमें फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। तो जैसे कि एटॉमिक नंबर 23 है इसका, तो अब हमें पता है एटॉमिक मास भी हमें इसमें दिया गया था। तो आपको याद होगा एटॉमिक मास याद नहीं करना, आपने क्वेश्चन में से देख के लिखना है, 56 है हमारे पास। अब मैंने जैसे कि आपको फार्मूले के अकॉर्डिंग बताया था कि नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स जो होते हैं वो इक्वल टू होते हैं नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स के, और नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो इक्वल टू होते हैं एटॉमिक मास के। तो एटॉमिक मास आपको क्वेश्चन में दिया गया था 23, तो हम यहाँ पे लिखते हैं। तो इसी सिंपल सी स्टेटमेंट से हमें पता चला, तो मैं यहाँ पे लिख दूँ, सो दिस एटम कंटेन्स 23 प्रोटॉन्स एंड 23 इलेक्ट्रॉन्स। अब बी पार्ट जो है उसमें हमें क्या करना था, हाउ मेनी न्यूट्रॉन्स डज दिस एटम हैव। अब इसमें न्यूट्रॉन्स बताने हैं, तो न्यूट्रॉन्स कुछ डिफरेंट तरीके से हम बताते हैं। तो स्टूडेंट्स का बी पार्ट जो था वो उसमें हमें क्या करना था, नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स बताने थे, नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स। नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स किसके इक्वल टू होते हैं, एटॉमिक मास के इक्वल टू होते हैं। यानी कि उसका क्या होता है कि नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स हम फाइंड करने के लिए एटॉमिक मास जो हमारे पास होता है उसमें से हमने एटॉमिक नंबर को माइनस कर देना है। तो अब हम देख लेते हैं, यहाँ पे सबसे पहले हम लिखते हैं नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स इक्वल टू एटॉमिक मास, माइनस कर देंगे उसमें से एटॉमिक नंबर को। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे मेरी यहाँ पे जगह नहीं है तो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ, एटॉमिक मास हमारे पास कितना था 56, और उसमें से माइनस कर देंगे एटॉमिक मास। तो 23 को तो हमारे पास आ जाएगा 33। सो हम इसका आंसर लिखेंगे, सो देयर आर 33 न्यूट्रॉन्स। सो सिंपल ये इसका आंसर था। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये जो क्वेश्चन आज मैंने करवाए हैं अच्छी तरीके से समझ आ गए होंगे। अगर आपका इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स बॉक्स में कर सकते हैं। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।